नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यूपी अपने आखिरी चरण के चुनाव की तैयारी में है। अब तक सब कुछ ठीक ठाक गुजरा है, पर तभी आखिरी चरण के चुनाव से महज कुछ घंटे पहले मंगलवार दोपहर लखनऊ से खबर आती है। खबर ये कि पुराने लखनऊ के सबसे मशहूर इलाके चौक चौराहे के एक घर में संदिग्ध आतंकवादी छुपे हैं, वो भी हथियारों के साथ। खबर मिलते ही यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और लोकल पुलिस फौरन उस घर को चारों तरफ से घेर लेती है और इसी के साथ शुरू होता है एनकाउंटर एट लखनऊ। सात मार्च सुबह 9:30 बजे के करीब भोपाल से 81 किलोमीटर दूर जाप्ती रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश। 59320 भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन भोपाल से उज्जैन जा रही थी, मगर ट्रेन अभी 81 किलोमीटर दूर ही पहुंची थी कि अचानक ट्रेन के पिछले हिस्से की दूसरी बोगी में एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके में गाड़ी के 2 डब्बों को नुकसान पहुंचता है और 8 मुसाफिर घायल हो जाते हैं। शुरुआत में कहा जाता है कि धमाका मोबाइल फटने की वजह से हुआ था, मगर फिर दोपहर होते होते वारदात से विस्फोटक की गंध आ रही थी। इसी के बाद राज्य से 3 संदिग्धों को भी पकड़ा जाता है। इनका ताल्लुक आईएस से बताया जाता है। एमपी से हुई इन 3 गिरफ्तारियों के बाद केरल एटीएस से दिल्ली में गृह मंत्रालय को खबर दी जाती है कि ट्रेन ब्लास्ट से जुड़े 2 लोग यूपी में हैं। इनमें से एक कानपुर और एक लखनऊ में है। खबर मिलते ही गृह मंत्रालय फौरन यूपी के गृह सचिव को इसकी सूचना देता है। सूचना मिलते ही यूपी के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस फौरन कानपुर में दबिश डालती है और एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लेती है। इसी बीच एटीएस की एक दूसरी टीम लखनऊ के ठाकुरगंज के इस मकान के इर्द गिर्द घेरा डालती है। खबर के मुताबिक दूसरा संदिग्ध इसी मकान में छुपा हुआ है। लखनऊ के जिस ठाकुरगंज इलाके में यह मकान है वो बेहद संकरी गलियों वाला इलाका है। यहाँ पर आबादी भी बेहद घनी है। ये इलाका पुराने लखनऊ का हिस्सा है और चौक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से लखनऊ विधानसभा की दूरी मुश्किल से 7-8 किलोमीटर होगी। अब तक लोकल पुलिस, एटीएस के जवान और ऐसे हालात से निपटने में माहिर ट्रेन कमांडो घर को चारों तरफ से घेर चुके थे। इसके बाद पहली कोशिश की जाती है घर का दरवाजा खुलवाने की, मगर अंदर मौजूद शख्स दरवाजा खोलने से साफ मना कर देता है। यहाँ पर पे एक रेड की गई। जैसे ही दरवाजे को नॉक किया गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से हमको एक पिस्टल को कॉक करने की आवाज आई और हमारे पास ये भी पूर्व सूचना है कि इस व्यक्ति के पास में वेपन्स हैं अंदर और एमुनिशन भी है। ऑपरेशन अब रिस्की था क्योंकि अंदर मौजूद शख्स के पास कौन से और कितने हथियार या विस्फोटक हैं ये पता नहीं था। ऐसे में दूसरी तरफ से भी हमला होने का खतरा था, लिहाजा कोशिश यही की जाती है कि किसी तरह बातचीत कर उसे समझाया जाए और सरेंडर करने के लिए तैयार किया जाए, मगर वो सरेंडर करने को तैयार नहीं होता। इस बीच पुलिस की एक दूसरी टीम उस शख्स का नाम, पता और रिश्तेदारों की पूरी डिटेल भी निकाल लेती है। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों के जरिए उससे बात कराई जाती है ताकि वो सरेंडर करने को राजी हो जाए, मगर वो फिर भी नहीं मानता। इधर अब शाम से घनी शाम और फिर रात से पहले का अंधेरा छाना शुरू हो जाता है, मगर वो मानता नहीं है। अब एटीएस उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश के तहत दूसरे तरीके अपनाने का फैसला करती है। सबसे पहले जिस कमरे में उसने खुद को बंद कर रखा था, उस कमरे के अंदर आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं ताकि घुटन की वजह से वो बाहर आ जाए, मगर कोशिश बेकार जाती है। इसके बाद मिर्ची बम कमरे में फेंका जाता है ताकि उसकी आंखें जलने लगे और वो कमरे से बाहर निकल आए, मगर ये कोशिश भी बेकार ही जाती है। इसलिए हमने इस व्यक्ति को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए चिली बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया अंदर ताकि वो उसको स्मोक आउट करके बाहर निकाल पाए, किंतु वो अभी तक बाहर नहीं निकला है। अंदर से फायर रुक के कर रहा है। उल्टे अब घर के अंदर से रुक कर फायरिंग शुरू हो जाती है।
जाहिर है ये फोर्स को उकसाने की कार्रवाई थी, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान संदिग्ध को घर में उलझाकर अब तक एटीएस ये साफ तौर पर पता लगा चुकी थी कि अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही संदिग्ध है, और वो भी एक कमरे के अंदर। लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अब यह एनकाउंटर एक लंबी चलने वाली लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि खुद को घर के अंदर बंद कर चुके संदिग्ध आतंकवादी ने यह साफ कर दिया कि वो सरेंडर नहीं करेगा, जबकि पुलिस के लिए जरूरी यह था कि किसी भी तरह उसे जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि इससे पहले पुलिस उसे बहुत कुछ उगलवा सकती थी। लिहाजा एक कमरे में से ही मगर उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश लगातार चलती रही और घड़ी की सुई भी लगातार भागती रही। घर में मौजूद संदिग्ध की पहचान अब साफ हो चुकी थी। नाम सैफुल्लाह उर्फ सैफुल पता चला। अंधेरा घिर चुका था, लेकिन सैफुल ना तो हथियार डालने को तैयार था और ना ही फायरिंग करने से बाज आ रहा था। इसी बीच यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने फोन पर एक नया खुलासा किया। खुलासा ये कि घर में छुपा सैफुल पुलिस की गोली से जख्मी हो चुका है। ऐसे में अब ऑपरेशन के जल्दी खत्म होने की उम्मीद बनने लगी थी। उधर चूंकि पुलिस सैफुल के घर वालों तक पहले ही जा पहुंची थी, एटीएस ने एक बार फिर उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश के मद्देनजर उससे उसके भाई की बात करवाई, ताकि वो कम से कम अपने भाई की बात मानकर हथियार डाल दे। लेकिन सैफुल अब भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच पुलिस ने एक एक कर 7 एम्बुलेंस समेत और भी बल मौके पर मंगवा लिए, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इस बीच एटीएस के कुछ कमांडोज जहां घर के बाहरी हिस्से में दाखिल होने में कामयाब हुए, वहीं आनन फानन में जनरेटर और नाइट विजन कैमरे भी मंगवा लिए गए, ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर सैफुल यहां से निकल भागने में कामयाब न हो सके। उधर आसपास के लोगों से छन छन कर सैफुल के बारे में कई खबरें भी सामने आ रही थी। बताया गया कि इस मकान में 4 संदिग्ध पिछले करीब 6 महीने से किराए पर रह रहे थे, जिन्होंने खुद को स्टूडेंट बता रखा था, लेकिन मोहल्ले में ये ना तो किसी से मिलते थे और ना ही बात करते थे। अब इस एनकाउंटर को शुरू हुए 5 घंटे का वक्त गुजर चुका था। अंदर से फायरिंग अब काफी देर से बंद थी, लेकिन सैफुल अब भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। ऐसे में एटीएस की टीम को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सैफुल पुलिस की गोली से जख्मी होने के बाद अब हर तरह से लाचार हो गया है। पर सिर्फ अंदाजे से अंदर जाने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि ये उसकी कोई चाल भी हो सकती थी और वो अंदर आते ही पुलिस वालों को निशाना बना सकता था। ऐसे में पुलिस ने मकान के अंदर जाने की नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी। अब पुलिस ने गैस कटर मंगवा लिए, ताकि लोहे के दरवाजे या फिर छत के रास्ते कमरे में सुराख कर अंदर का हाल जाना जा सके। उधर किसी भी हालात से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी को भी तैयार रहने को कहा गया। एनएसजी यानी आतंकियों से लोहा लेने में माहिर कमांडोज की खास टीम। सैफुल को जिंदा पकड़ने की आखिरी दम तक कोशिशें जारी थी और इसी वजह से एनकाउंटर लगातार लंबा खिंच रहा था। कई घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद पहले खबर आई कि अंदर मौजूद आतंकी को मार दिया गया है, लेकिन उससे कुछ वक्त के बाद फिर से एक बार खबर आई कि उसके अंदर कम से कम 2 आतंकी अभी भी जिंदा है और ऑपरेशन जारी है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हालांकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एनकाउंटर जारी था और तभी देर रात खबर आती है कि घर में एक अकेला सैफुल नहीं, बल्कि उसके 2 और साथी भी हैं। लिहाजा ऑपरेशन जारी रहता है। आगे की कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीरिया और इराक जैसे मुल्कों को तबाही के कगार पर पहुंचा चुके आतंकी सरगना अबू बकर अल बगदादी की नजर लंबे वक्त से हिंदुस्तान पर भी लगी है। कभी इंटरनेट, कभी सोशल मीडिया, तो कभी किसी और जरिए से आईएसआईएस लगातार हिंदुस्तानी नौजवानों को बरगलाने की कोशिश करता रहा। करीब साल भर के दौरान देश में लगभग 70 से ज्यादा नौजवानों के आईएसआईएस के संपर्क में आने का सरकारी आंकड़ा ही इस बात का पुख्ता सबूत है।
केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अब उत्तर प्रदेश। ये फहरिस्त और भारत में आईएसआईएस की पैठ दोनों लगातार बढ़ती जा रही है। छुटपुट गिरफ्तारियां इस तरह इशारा कर रही हैं कि अंदर ही अंदर आतंक के मॉड्यूल ने अपना मकड़जाल और घना कर लिया है। लखनऊ एनकाउंटर उसी मकड़जाल का एक हिस्सा बन है। धीरे धीरे गुजर चुके पन्नों को दोबारा पलटेंगे तो पूरे भारत के नक्शे पर आईएसआईएस के काले निशान आपको साफ नजर आने लगेंगे। बकौल लखनऊ पुलिस, ठाकुरगंज इलाके में सैफुल्ला नाम के एक संदिग्ध आतंकवादी के छुपे होने की खबर आई। कई घंटे मुठभेड़ चली। बताया जा रहा है कि इस संदिग्ध आतंकी के तार भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए धमाके से जुड़े। इसी हमले में जुड़े एक और संदिग्ध आतंकी को कानपुर से भी गिरफ्तार किया गया है। असम में भी आईएसआईएस की घुसपैठ से हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। 2014 में हुए बर्दवान ब्लास्ट के बाद से अब तक जेएमबी यानी जमाअतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 56 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जेएमबी के 10 से 12 सदस्य अभी फरार चल रहे हैं। वसीम और नईम नाम के ये दोनों संदिग्ध आतंकी सोशल मैसेजिंग ऐप के जरिए पिछले 2 सालों से आतंकियों के संपर्क में थे, मगर पुलिस की नजर लगातार इन पर थी और फरवरी के महीने में इन्हें किसी वारदात को अंजाम देने से पहले ही पकड़ लिया गया। कोशिश आईएसआईएस ने मध्य प्रदेश में भी अपनी जड़ें जमाने की थी, मगर खुफिया एजेंसियों की अलर्टनेस ने वक्त रहते जड़ जमाने से पहले ही आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। 1.5 साल पहले रतलाम से इमरान खान नाम के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल नवंबर तक 68 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो या तो आईएसआईएस के सपोर्टर थे या आतंकी। पिछले साल सुरक्षा एजेंसियों ने 50 ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। इनमें 11 महाराष्ट्र से, 11 तेलंगाना से, 7 कर्नाटक से, 6 केरल से, 4 उत्तराखंड से, 4 पश्चिम बंगाल, 2 उत्तर प्रदेश, 2 तमिलनाडु, 1 मध्य प्रदेश, 1 बिहार, 1 राजस्थान, 1 दिल्ली, 1 जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर की इन तस्वीरों ने पहले ही आगाह कर दिया था कि बगदादी की नजर भारत पर है और वो किसी भी कीमत पर यहां अपने आतंक के मकड़जाल को फैलाना चाहता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपनी पैठ बना चुके आईएसआईएस को हिंदुस्तान के नौजवानों को अपने जाल में फंसाना है। भारत के युवाओं को बरगलाने के लिए यह आतंकी संगठन लगातार चालें चल रहा है। फारूक हैदर और मुनीश देवगन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। इराक से हिंदुस्तान की चौखट तक का बगदादी का सफर। अपने हिसाब से बगदादी ने तो पूरी दुनिया पर अपनी खिलाफत का 2020 प्लान बना रखा है, यानी 2020 तक वो पूरी दुनिया का खलीफा बनना चाहता है। दहशत की आग में इंसानियत को झुलसाने के लिए वो रेगिस्तान से निकल भी चुका है। बस यूं समझिए कि हिंदुस्तान की चौखट पर खड़ा है बगदादी। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के लिए उसकी प्लानिंग क्या है और कितनी खतरनाक है? ये गम पाकिस्तान को मिला है, मगर सबक हिंदुस्तान के लिए भी है, ईरान के लिए भी है, अफगानिस्तान के लिए भी है और चीन के लिए भी। क्योंकि जिस नीयत से बगदादी के आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखा है उसमें ये सब शामिल है। पाकिस्तान को तो बगदादी ने सिर्फ बेस बनाया है, वरना नजर तो इसने पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर गाड़ रखी है। क्योंकि वो इन सब को मिलाकर द इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बनाना चाहता है। जी हाँ, द इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। द इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान को लेकर बगदादी की प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी है और उसकी इस प्लानिंग की शुरुआत पाकिस्तान से होती है। यूं भी दुनिया के नक्शे पर यही इकलौता मुल्क है जो दहशतगर्दों को खुशामदीद करता है। अफगानिस्तान की सरहद से सटे वजीराबाद और फाटा इलाके में सक्रिय अंसारुल तौहीद जैसे आतंकवादी संगठन पहले ही बगदादी को अपना खलीफा मानकर वेलकम कर चुके हैं और उन्हीं की मदद से बगदादी की जड़ें पाकिस्तान की जमीन के अंदर फैलना शुरू हो चुकी है और उसका असर भी अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।